कानपुर में सबसे बड़ा विरोधी किसको मानते हैं अपना पॉलिटिक्स में? मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो क्या परिस्थितियां रहीं कि मेयर का चुनाव नहीं जीत पाया? कहीं किसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप बात करेंगे तो शुरुआत से समाजवादी पार्टी में थे आप। ये जीवन अखिलेश जी के साथी है। मायावती और चंद्रशेखर में दलितों का नेता आप किसे मानते हैं? आप भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, आपको बुरा नहीं लगता था जब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बयानबाजी करते थे? अरे तो फिर उनको भी इसका मानसिक इलाज कराना चाहिए, हाँ? किसी अच्छे डॉक्टर दिखा लेना चाहिए। जब पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से होएगा। जब आप नफरत बोएंगे तो कभी ना कोई शिकार नफरत का आप भी होंगे। बेहतरीन नेता आप किसको मानते हैं, मायावती या अखिलेश? इसमें तो ये क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, यूपी सरकार गिर सकती है। हम कह रहे जब केंद्र गिर सकती है तो यूपी क्या चीज। आपको ऑफर आया था बीजेपी 17 का चुनाव आप जीते, 17 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। 22 का चुनाव आप जीते, 22 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। बीजेपी से अगर कभी ऑफर आए तो जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के कानपुर आर्य नगर सीट से विधायक वाजपेयी जी मौजूद हैं और उनसे आज कई अहम मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं और उनसे कई एक अहम सवाल हैं जो कि उनसे जवाब लेंगे। अमिताभ वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। सर, शुरुआत इस तरह से करते हैं कि आपने राजनीति में कदम कब रखा और राजनीति में शुरुआत आपकी कहाँ से है? अब राजनीति में कोई आने का पुख्ता इरादा तो नहीं था, पर अब बाय डिफ़ॉल्ट किस्मत में जो लिखा होता है वो होता है। कॉलेज के समय ही मुझे लगा, जब मैं डिग्री कॉलेज में आया हूँ तभी कुछ साथियों से दोस्ती हुई ऐसा जो चुनावी राजनीति में ले आए। कॉलेज के चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ चले, पहले वो लड़े, फिर कभी शौक हुआ तो हम लड़े, पहले हारे फिर जीते। तो वो कॉलेज के समय से। कौन सा कॉलेज से में? मैं पीपीएन कॉलेज कानपुर में था, अच्छा कॉलेज था, पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 का कॉलेज था। मैं बीएससी का साइंस साइड का स्टूडेंट था, तो कभी उम्मीद नहीं करते थे कि हम लोग इस तरह की राजनीति में आएंगे। मेरे फादर मदर का जो बैकग्राउंड है वो सर्विस क्लास था, मेरे फादर भी सर्विस में थे, मेरी मदर भी सर्विस में थी, तो लगता नहीं था। पर वही कॉलेज में कुछ दोस्तों का साथ हुआ, कुछ ऐसा शौक हुआ, बस हो गया तो हो गया, शुरू है। तो राजनीति में शुरुआत कॉलेज टाइम से आपने की। जी। कहाँ तक पढ़ाई की आपने उसके बाद? फिर मैंने बीएससी किया है पीपीएन कॉलेज से, फिर मैंने एमबीए किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से 94 से 96। तो बीएससी एमबीए हूँ बाय एजुकेशन। तो शुरुआत से समाजवादी पार्टी में थे आप? हाँ, 97 से तो हूँ। उससे पहले कॉलेज पॉलिटिक्स समय कुछ दिन जो विद्यार्थी परिषद का था उन लोगों से जुड़ा था मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पर हाँ, अगर जो चुनाव लड़ा था वो विद्यार्थी परिषद के बैनर से लड़ा था। विद्यार्थी परिषद हाँ, से चुनाव लड़े थे आप? 93, लेकिन फिर कभी रहे नहीं। 97 में मेरे फादर इन लॉ के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी हमने, और तब से समाजवादी पार्टी में ही हूँ। तो आपके फादर इन लॉ भी समाजवादी पार्टी के नेता अंकल थे? इन लॉ जो मेरे वाइफ के चाचा थे वो अच्छा। समाजवादी पार्टी में थे पहले जी। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। तो उन्होंने कभी चुनाव लड़ा था आपने? हाँ, आपके वाइफ के चाचा ने? उन्होंने लड़े हैं चुनाव पहले, लेकिन हमारी शादी के बाद से हम ही लड़ रहे हैं अब तो। वो तो चले गए, गंगा के लिए आंदोलन करते हैं, कर्मचारियों के लिए आंदोलन करते हैं, उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रह गए, तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हम ही हैं। तो समाजवादी पार्टी में 97 में आए तो टिकट आपको जो है वो दूसरी बार आपकी समाजवादी पार्टी नहीं, ने मुझे दिया? टिकट तो बहुत मिल चुके। मुझे विधानसभा का पहला टिकट मुझे मिला 2007 में। 2007 में? चूँकि समाजवादी पार्टी में आए तो हम लोग नेताजी के आकर्षण में, ठीक है। नेताजी का नौजवानों के प्रति जो रुझान था, जिस तरह से नेताजी नौजवानों को तरजीह देते थे, उस समय भी छात्र संघों में नेताजी जाया करते थे। नेताजी कानपुर के भी कई छात्र संघों में आए, तो नेताजी को देख करके नौजवान उस समय बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ रहा था। और तब तक हम लोग किस्मत से अखिलेश जी सक्रिय राजनीति में आ गए। अखिलेश जी के आने के बाद हम लोगों को जुड़ाव हो गया, सीधा सीधा जुड़ाव हो गया। तो अब तो बस ये जीवन अखिलेश जी के साथ ही है और लंबा समय हो गया अब तो उनके साथ। तो ये अपने आप परिस्थितियाँ होती हैं, जब परिस्थितियाँ मिला देती हैं आपको, और मिल गए तो मिल गए, तब से वही चल रहा है। तो आपने 7 में चुनाव के लिए आपको टिकट मिला, उसके बाद फिर 12 में फिर मिला? नहीं, 12 में नहीं मिला। हाँ। वो कुछ घटनाएं ऐसी थी, वो तो लंबी कहानी होगी। पर हम लोग जिस शुरुआती दौर के यूथ के पदाधिकारी हुआ करते थे, उस समय हम यूथ की नेशनल कमेटी में हुआ करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो युवा प्रभारी हुआ करते थे, उनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त था। तो 2007 में किसी विधानसभा टिकट मांगता था, वहाँ की परिस्थितियाँ नहीं बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो नहीं बनी। हम लोग अपना ऐसा सोचते हुए टिकट मिलना जरूरी है या चुनाव लड़ना जरूरी है, एप्लीकेंट थे, लेकिन उनकी कृपा चुकी थी। तो एक और बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी गुंजाइश बनी जहाँ टिकट मिल सकती, तो उन्होंने हमको टिकट दिलाया और चुनाव लड़ाया, तो वहाँ शुरुआत हुई। 12 की परिस्थितियाँ दूसरी थी, डिलिमिटेशन आ गया,
विधानसभाएं चेंज हो गई, नई परिस्थितियों में विधानसभा फिट नहीं हो रही थी। जो विधानसभाएं थी उसमें लीडर्स पहले से थे, एस्पिरेंट्स अच्छे लीडर्स थे, तो 12 में टिकट नहीं मिल पाई। बट हम लोगों ने इस लक्ष्य को लेकर काम किया, तब तक उन्होंने हमको यूथ में नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो हम लोग साइकिल यात्रा और पूरा जो रथ यात्रा थी 2011-12 वाली, उसमें हम लोग साथ रहे। हम लोगों ने प्रयास किया उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो हम लोग का प्रयास था उसको उन्होंने करा। तो 12 में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम लोग उनके साथ सरकार बनाने के योगदान में रहे। 17 में फिर हमको टिकट दूसरी बार मिली, फिर तो 22 भी मिली है, और 23 में मेयर का इलेक्शन भी हमारी वाइफ लड़ी है, तो फिर तो टिकट कई मिल चुकी। तो क्या परिस्थितियां रहीं कि मेयर का चुनाव नहीं जीत पाया? अब ये लोकल परिस्थितियां हैं, उसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम यही मानेंगे चूंकि किस्मत में नहीं था। चुनाव अच्छा लड़े, लोगों ने सहयोग किया, जहां से हमको मिलना चाहिए तो सहयोग मिला। जो बूम बना वो बूम भी अच्छा बना था। सामने वाले लोग डिमोरलाइज थे। अब मैं कहूँ सरकार का दबाव था, या मैं कहूँ कुछ बदमाशियाँ थी, कुछ वोटर लिस्टों में कमियाँ थी, तो ये आरोप लगाने जैसा है। आरोप लगाएंगे, लोग कहेंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप बात करेंगे, तो मैं बहुत आरोप लगाने में भरोसा नहीं करता। मैं यही मानता हूँ किस्मत में नहीं था। हम लोगों ने अपने कर्म को ठीक से किया और लोगों ने हमको ठीक सपोर्ट किया। किस्मत में नहीं था, जब होगा तब होगा। जब से आप राजनीति में आए हैं, सबसे अच्छा समय अभी तक आपने कौन सा देखा? सभी समय देखिए, संघर्ष रोज है। जब संघर्ष है तो वही समय अच्छा है। जब आप संघर्ष करते हैं, सफलता मिलती है, लोग बधाई देते हैं, उस दिन खुशी का दिन होता है। नहीं, कौन सा ऐसा तो कुछ होगा ना कि दिन को जो यादगार होगी, हाँ आज ये दिन अच्छा रहा, ये समय अच्छा कटा हमारा। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कुरा के देख हैं, उस दिन अच्छा दिखाई पड़ता है। तो बड़ी पॉलिटिकल बात आप कर रहे हैं। पता नहीं क्या है ऐसा आकर्षण कि जैसे आज भी हम लोग अंदर वही झुरझुरी आ जाती है, जैसे नए में आती थी ना, तो वो मुस्कुरा के देखते हैं या तारीफ करते हैं तो अच्छा लगने लगता है। वो अगर 2-4 बार ठीक से ना देखें तो बुरा लगने लगता है। तो ये उसी से जुड़े हम लोग, जहाँ से जुड़े हैं उसी को देख कर जी रहे हैं, तो उसी से खुशी और गम तय होता है। लेकिन जब कभी संघर्ष में जाते हैं तो दिमाग पे तनाव होता है। किसी मुद्दे पे जब डिबेट शुरू हो जाती है, हम लोग स्टैंड लेना पड़ता है, तो तनाव होता है। और जब उसमें अगर जीत हो जाती है तो खुशी होती है। हम लोग खुशी और गम तो इसी पर है। नजरें वही हैं और नजरिया बदल गया है। सब समय से होता है। लेकिन और किस चीज़ की खुशी का है, तो खुशी किस बात है? चुनाव जीतने का तो खुशी वो भी कुछ पल की होती है। तो खुशी किस चीज़ का है? सरकार बनी थी हमारी, जब 2012 में हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार में आए थे, उसको वो खुशी बड़ी थी हमारी। सरकार हम लोगों ने अच्छे काम किए, कई बार बड़े बड़े काम करने में हम लोगों को भागीदार होने का मौका मिला, वो खुशी बड़ी थी। विपक्ष में आए तो चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीतने खुशी मनावे, विपक्ष में आने गम मनावे, तो वो तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं आप। कानपुर में सबसे बड़ा विरोधी किसको मानते हैं अपना पॉलिटिक्स में? क्या का विरोध है? अपना अपना काम सब कर रहे हैं। हम ही किसी का विरोध करते हैं? बोले हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, अक्सर गलत बातों का विरोध करते हैं। विरोधी तो हम ही सबसे बड़े हैं। अब हमारा कौन विरोधी? सरकार से अगर विरोध मान लेंगे तो सरकार, लेकिन क्या कहें, तो सरकार वाला काम करेगी, हम विपक्ष वाला काम करेंगे। तो विरोधी कोई व्यक्तिगत विरोधी तो है नहीं। कोई व्यक्तिगत विरोधी मेरा किसी से कोई झगड़ा या किसी से कोई पार्टी बंदी या कोई मुकदमेबाजी मेरा किसी से नहीं है व्यक्तिगत। तो सरकार से हमारा जो विपक्ष के नाते जो कर्तव्य है वही हमारा विरोध है, वही हमारा झगड़ा। और ऐसे कोई विरोध नहीं है कि वहाँ पे टशन तो नहीं है किसी से? नहीं, क्यों टशन होगी? टशन क्यों? टशन वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग अपना क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं, कानपुर लोगों की हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन जैसे हम इसको माने कोई झगड़ा मेरा किसी से हो, कोई मुकदमेबाजी हो, तो उसको माने, ऐसी तो कोई है नहीं। किसी इंडिविजुअल ना कोई झगड़ा है, ना कोई मुकदमेबाजी है। विरोध जो है वो सरकार का और विपक्ष का जो रोल है, हमारा रोल है विरोध करना, तो हमारा रोल है, वही हमारा विरोध है। 97 में आप पॉलिटिक्स में आए, आप ही ने बताया, और उसके बाद से लगातार देख रहे हैं, मायावती की गवर्नमेंट रही, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट रही, उसके बाद फिर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। कितना परिवर्तन आया है पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में? किस तरह से देखते हैं इसको आप? तो अंतर तो बहुत आया। ये जब बहन जी गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट में भी दमन था, पर दमन की एक सीमा थी। तब मल्टीपल पार्टीज थी, चारों पार्टी चुनाव लड़ती थी, 28% में सरकार बन जाती थी और ऑप्शन मिलते थे लोगों को। अब बाईपोलर पॉलिटिक्स है, एक तरफ ध्रुवीकरण है नफरत वालों का, एक तरफ ध्रुवीकरण है मेल भाव वालों का, प्रेम वालों का ध्रुवीकरण है, एक तरफ नफरत वालों का ध्रुवीकरण है। तो बाईपोलर पॉलिटिक्स है, और बाईपोलर पॉलिटिक्स में दमन की कोई सीमा नहीं है। किस मुद्दे को कहाँ तक ले जाएंगे? अच्छा, एजेंसीज पे कंट्रोल नहीं था पहले, इस तरह से एजेंसीज कंट्रोल नहीं करी जाती, इस तरह से मीडिया कंट्रोल नहीं करा जाता था। दमन तो था पर ओपन था, अपनी बात किसी फ्रंट पे रख सकते थे। अब तो बहुत दमन भी है, बहुत कंट्रोल भी है, तो और इसलिए बात उतनी पहुंच नहीं पाती। वो तो समाजवादी पार्टी है और उसके जो मजबूत कार्यकर्ता हैं जो लड़ पा रहे हैं,
ये तो लड़ भी नहीं पा रहे लोग, बहुत जगह तो लोगों ने सरेंडर कर दिया, लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। तो बदलाव आया, और बीच में जो हमारी गवर्नमेंट थी, तो आप ये मानोगे कि ओपन गवर्नमेंट थी, सबके लिए फोरम था, हर आदमी अपनी बात कह सकता था। जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे, डेवलपमेंटल इशूज़ थे, चाहे वो हेल्थ पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर हो, बिल्डिंग्स, आपका लोक भवन बना, जैसे हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनी, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा था और ओपन था। किसी का भी दमन होता था तो वो मुख्यमंत्री सीधे मिल लेता था, मुख्यमंत्री उसकी बात सुन लेते थे, सुन करके उस पर मदद कर देते थे। अब सुनने वाला नहीं है कोई, सुनने वाला बहन जी सरकार में नहीं था और सुनने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। किसी का दमन होता, किसी वर्ग का, व्यापारी का हो रहा हो, छात्र का हो रहा हो, किसी तो कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो आंदोलन करने भी नहीं देते, आप रोड पर निकलिए, भर के मुकदमा लिख जाएगा। आप आंदोलन, भाई लोकतंत्र में आंदोलन तो होगा ना, आंदोलन करिए, दमन हो शुरू हो जाएगा। तो अब बड़ी दमनात्मक है और बहुत कठिन परिस्थितियों में राजनीति हो रही है। तो हम लोग अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता को, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि इस दमन के बावजूद पूरी मजबूती से हम लोग खड़े हैं सरकार के खिलाफ। 17 का चुनाव आप जीते, 17 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। 22 का चुनाव आप जीते, 22 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। कभी मिलने गए हैं आप नहीं। योगी जी से? नहीं, मैं आज तक कभी मिलने नहीं गया। कभी कोई प्रयास नहीं। अच्छा, शहर में एक बार जब पहली बार सीएम बन के आए तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में हम गए थे रूटीन में, तो पहली बार गए तो हमने क्या किया, उस बैठक में मैं एक लिस्ट लेके गया था कि हमारी पार्टी की सरकार है, ये काम कानपुर के लिए करे हैं। उसकी लिस्ट थी, 3 पेज की लिस्ट थी वो, और मैं चाहता हूँ ये जो काम है, ये जो अधूरे हैं, इसमें से ये काम अधूरे हैं, इनको आप पूरा करा दीजिए और ये काम कुछ नए करा दीजिए। ऐसी लिस्ट लेके मैं गया था, मैंने उस मीटिंग को लिस्ट दे दी। बस भाई साहब, वो दिन है, आज का दिन है। तब से आते दर्शन काम हुए। पूरा हो गया? काम तो छोड़ दो, तब से दर्शन भी नहीं हो पाए। कानपुर जब वो आते हैं तो हमको नज़रबंद कर दिया जाता है, वो कानपुर जब आते हैं तो हमको घेर लिया जाता है, और बाकी यहाँ तो मिलने का कोई मतलब नहीं। मांगो उसी से जो दे खुशी से, जिससे उम्मीद हो उसी तो मांगेंगे, जिससे उम्मीद ही नहीं उसे मांगेंगे क्यों? जब मालूम है क्यों नहीं देंगे तो क्यों मांगेंगे हम? अच्छा, बीजेपी के किसी नेता को आप अच्छा मानते हैं जो इस वक्त सरकार में हो? नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर किसी की बुराई क्यों करना? हाँ। लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई व्यक्ति से नहीं है किसी भी। अच्छा, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक तो हमारी पार्टी से गए हैं, तो क्या कहें? तो इसलिए किसी पे आ रहे हैं हम अभी, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं। बुरा बीजेपी में अभी उत्तर बुरा नहीं प्रदेश, कहते ना। नहीं, उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है, इसमें सरकार भी है, तमाम चीजें हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है? तमाम बड़े चेहरे हैं, 2-2 डिप्टी सीएम हैं, तमाम मिनिस्टर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। रूलिंग पार्टी में किसी की तारीफ तो नहीं करेंगे, हम तारीफ तो नहीं करेंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा उससे हम जोड़ के एक बात कहते हैं, वहाँ इस बात का कंपटीशन है कौन ज़्यादा बुरी भाषा बोल सकता है, कौन ज़्यादा नफरती भाषा बोल सकता है, इस बात का झगड़ा है। तो कौन सबसे ज़्यादा बुरा है, इस पर भी अगर आप पूछेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो वहाँ कंपटीशन है इस बात पे कि कौन ज़्यादा बुरा बोल सकता है। बता दीजिए कौन बुरा है आपकी नज़र में? सिद्धांतों से, विचारधारा के हिसाब से पूरा जो सिस्टम है वही बुरा है। और अगर व्यक्तिगत स्तर पे आएंगे तो सब अच्छे हैं। हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे किसी से बुराई नहीं मानते, लेकिन विचारधारा की लड़ाई चली है और चलती रहेगी। क्या आपके विधायक जो राज्यसभा में आपका साथ छोड़कर चले गए, क्या वो डर गए थे या किसी लालच में चले गए साथ छोड़ के? सुनी सुनाई बातें हैं, ईश्वर जाने किसी के मन में क्या था। बहुत सारी बातें सुनी, चर्चाओं में आई, आप लोग माध्यम से भी सुनी कई सारी बातें आती हैं क्यों गए थे, पर कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है। भाई किस हो सकता, सबकी परिस्थिति अलग अलग हो, कोई डर गया हो, कोई ललचा गया हो, कोई भविष्य का आश्वासन देख के गया हो, सबके अपने अपने आकलन हैं। लेकिन उसका लोकसभा का चुनाव था, तो होता लोगों ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो परफॉर्मेंस रहा है इसका अंदाजा रहा होता तो शायद ना भी गए होते। भाई अपने अपने आकलन है ना, ये तो किसी का विश्वास किस पर टिका है, किसी का विश्वास किस पर टिका है, तो उनकी अपनी परिस्थितियां रही होंगी। तो उनके बारे में कई बात तो हुई नहीं, किसी से पूछ थोड़ा ना पाए कि तुम क्यों गए थे, तो पता नहीं कोई क्यों गया था। खबरें तो आप लोगों के पास रहती है ना, इंटरनल सुनी सुनाई बातें तो बहुत सारी हैं। तो कोई फिगर ही बता देता है, कोई मुकदमों की संख्या बता देता है, कोई कुछ बात बताता है, तो होगा, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। नहीं, ये कहा गया कि साहब वो चले गए, अखिलेश जी तो मंचों से कहने लगे कि ये गद्दार हैं, इनको वोट न करना, गद्दार को पहचानते होगे। मनोज पांडे के लिए वहाँ पे उन्होंने रायबरेली में कहा, तमाम बातें कही। आपको ऑफर आया था बीजेपी से राज्यसभा में? वो चूंकि जानते हैं कि हम लोग इनकी टीम के हैं, तो उनको मालूम है ना कि हम किस टीम से हैं, तो इसलिए हम लोगों तक नहीं आते हैं ये लोग। अच्छा। उनको मालूम है ना ये मानेंगे नहीं, ये अखिलेश वाले टीम के हैं, ये मानेंगे नहीं उनको, इसलिए हम लोगों तक नहीं आते हैं। अच्छा, इनका जो गए हैं आपके साथी विधायक, इनका भविष्य क्या देखते हैं आप? अब हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग पूजा के बाद कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण करे ईश्वर, जिस रूप में होता हो।
मुझे नहीं पता किसका कल्याण किसमें है। ईश्वर सबका कल्याण करे, यही मेरी भावना है। नहीं, इनका भविष्य जैसे कि आप समाजवादी पार्टी से छोड़ पॉलिटिकली के आप भी चले गए। समझते हैं, हाँ। जड़ छोड़ के कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। हम्म। जड़ तो रहनी होगी ना, जड़ के बगैर पेड़ कैसे खड़ा होगा। तो इतना ही बहुत है, लेकिन ईश्वर सबका कल्याण करे, जिस रूप में होता हो। होता किसी के जीत का कल्याण होता हो, होता किसी का हार कल्याण होता हो, पता नहीं कैसे कल्याण छुपा है किसका किसमें। नहीं तो इनका इनका कल्याण जो है अब मैं कोई वो किस चीज में देख अब रहे हैं आप? वही मैं बात तो किसी है। भी पर भी इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं करूंगा। तो हाँ। मैं यही कहता हूँ कि बस सबका ठीक हो, जीते हारे, होता किसी का हार के भी ठीक होता हो ना, क्या पता, अच्छा। होता सबक मिल जाए, बहुत नहीं लोग तो सबक मिल अच्छा जाए। अच्छा, आप लोग जो इंटरनल आप विधायकों के बीच में चर्चा होती है तमाम चीजें, इन विधायक जो गए हैं छोड़ के, और जिनको बहुत से लोग गद्दार भी कह देते हैं, धोखेबाज कह देते हैं, सोशल मीडिया पे तमाम बातें चलती रहती हैं, तो इन विधायकों के प्रति सिंपैथी है अभी कि अब नहीं बची आप लोगों के मन में? रहीमन धागा प्रेम का हम्म। ना तोड़ो, चटकाए, अगर टूट गया तो फिर गांठ लगती है। हम्म। दांत उखड़ जाए तो बैठता थोड़ी ना है। हम्म। तो एक बार जो उखड़ जाता है वो बैठता नहीं है। तो ये तो आप लोग समझते ही हैं। एक प्रेम होता है, एक विश्वास होता है, अगर प्रेम और विश्वास टूट गया तो फिर वो बनता नहीं है, उस रूप में नहीं आ पाता है कभी। वैसे ही रहेगा जैसा है। मतलब हाँ, ठीक बात है। आप तो उस आप खुले मन से कैसे बात करेंगे? हमारे साथ कोई दल में है, हम उससे खुल के बात कर रहे हैं। हमारा हमारा लक्ष्य एक है कि अपने नेता को मजबूत करना है। अब जब भरोसा नहीं रह गया, प्रेम नहीं है, तो फिर कैसे बात करेंगे आप? तो साफ मन से बात नहीं कर पाएंगे ना। तमाम आपके जो है वो मनोज पांडे वगैरह पर तो काफ़ी भरोसा किया, वहाँ पे उनको मुख्य सचेतक तक बनाया गया था, और उसके बाद इस तरह के पीछे की जो घटनाएं हुई हैं उसको पता नहीं उनकी परिस्थितियाँ क्या रही होंगी। हाँ? हम तो नहीं जानते उनकी परिस्थितियाँ क्या रही होंगी, तो उनकी परिस्थितियाँ वो जाने। लेकिन लगता है कि राजनीति में एक वफादारी भी एक कुछ होता है। अगर हम किसी के प्रति वफादार नहीं होंगे तो किसी से उम्मीद कैसे करेंगे कोई मेरे प्रति वफादार होगा। अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं कि मेरे प्रति वफादार रहो, तो हमको भी किसी ना किसी के प्रति वफादार रहना होगा। कम से कम वार करना हो तो सामने से करो, छुप के नहीं करना चाहिए। आप ठीक, आप अपनी बात तो कह रहे हैं कि वार सामने से होना चाहिए, लेकिन जो आरोप उन लोगों ने लगाया, चाहे अभय प्रताप सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, और दीगर और विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इसके पीछे जहाँ पे रामचरितमानस का अपमान हो गया, और जहाँ पे अखिलेश जी ने सुनी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा महासचिव बना दिया गया, तो इस वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा। ये सब बातें राजसभा चुनाव में क्यों याद आई? ये सब बातें, सारी बातें राजसभा चुनाव में याद आई। ये पहले याद आ जाती, वो पार्टी से इस्तीफा दे देते, पद से इस्तीफा दे देते, नई पार्टी ज्वाइन करते, उससे चुन करके आते, जहां मर्जी वोट करते। क्या ये सारी बातें आपको दगाबाजी की तरफ ले जाती हैं क्या? ये सारी बातें कह के आप कर तो दगाबाजी रहे हैं। तो ये सारी बातें समय पे आनी चाहिए थी, पार्टी इस्तीफा देना चाहिए था, पद से इस्तीफा देना चाहिए था, और फिर आना चाहिए था। आप भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको बुरा नहीं लगता था जब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बयानबाजी करते थे? जिस फोरम पे जो बात कहनी चाहिए उसको उसी फोरम पे कहना होगा ना। हाँ। हमको यदि पार्टी के अंदर कोई बात ठीक नहीं लगेगी तो हम पार्टी के फोरम पे कहेंगे ना, उसको अपने नेता से कहेंगे। तो जिस फोरम पे जो बात कहनी है उसको उसी फोरम पे कहा जाएगा। हर बात हर फोरम पे नहीं कही जा सकती। हमारी पार्टी के अंदर कोई इशू होगा तो उसको पार्टी के अंदर कहेंगे। मौके मिलते हैं, हमारी पार्टी बड़ी ओपन पार्टी है, बहुत मौके मिलते हैं बात करने के। हमारे नेता रोज सबसे बात करते हैं। जितने लोगों से हमारे नेता मिलते हैं उतने लोगों से कोई मिलता ही नहीं, और रोज मिलते हैं। तो इसलिए कोई बात जिस फोरम पे कहनी चाहिए उसी फोरम पे कही जाएगी। अभी उपचुनाव हुआ था सीसामऊ सीट का, नसीम सोलंकी को आप लोगों ने चुनाव लड़ाया, और कहा जा रहा है कि बहुत मेहनत की आपने उस इलाके में, क्योंकि वो सीट पे कभी आपकी भी नज़र थी कि वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी नज़र नहीं थी, ये सूचना गलत है। वो सीट पे चूंकि सिटिंग एमएलए पहले से थे इरफान भाई, हमारी उनकी लगी हुई सीट है। हमारी उनकी सीट का कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है। जो हमारी सीट है आरनगर और शीशामऊ की एक जैसी कैरेक्टर। मान लीजिए एक बड़ी सी उसके प्लेट के 2 हिस्से कर दिए जाए, एक आरनगर है, एक शीशामऊ है। सिमिलर सीट है हमारी, लगी हुई है। जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोगों ने अपना जो एफर्ट संभव था वो सारा एफर्ट किया हम लोगों ने। क्या दुश्वारी झेलनी पड़ी आपको? क्या किस तरह की परेशानी? बाई इलेक्शन सरकार से था, भाई कैंडिडेट से नहीं था ना। कैंडिडेट तो चूंकि वही था जो जिसको इरफान ने भी हराया था और जिसको हमने भी हराया था, तो एक कॉमन कैंडिडेट मिल गया। तो कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं था, वो इलेक्शन सरकार से था, सरकार का प्रशासनिक तंत्र से था। हमारे साथ जो घूम जाए, शाम को उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाए, हम जिसके यहाँ पहुंच जाए उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाए।
हम जिसके यहाँ पहुंच जाए उसका बेसमेंट सील हो जाए, किसी का बिजली कनेक्शन कट जाए, किसी के ऊपर FIR हो जाए। तो ऐसे माहौल में ढका मुदा चुनाव लड़ना था। आप चुनाव भी लड़ रहे थे, आपको समर्थन मिल रहा था, आपको सिंपैथी मिल रही थी, आपको पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका लाभ मिल रहा था, लेकिन आप पत्ते खोल नहीं सकते थे, आपको सब ढक के रखना था। तो हमने बड़ा कवर अप इलेक्शन लड़ा उसको। तो इस बार जो स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी, वो स्ट्रेटजी इसके पहले कभी अपनानी नहीं पड़ी, ना ईश्वर करे दोबारा कभी अपनानी पड़े। तो हम लोग अपने सारे पत्ते, फिर शुरू में समझ में आया ये तो बहुत बड़ा दमन होने जा रहा है, क्योंकि सारे ही लोग लिस्टेड हो गए थे, सभी पे नोटिस आ रहे थे, बहुत लोग बंद होने लगे थे, मुकदमे होने लगे थे। तो हम लोगों ने सारा कवर अप कर दिया, पूरा इलेक्शन कवर करके बंद तरीके से चुनाव लड़ा हम लोगों ने, जैसे छापामार शरीफ में लड़ा जाता ना, पूरा इलेक्शन इस बार छापामार शरीफ में लड़ा गया, और उसके अच्छे परिणाम भी सामने हम लोगों के आए। खोद दिया गया था एक जगह पे तो पूरा JCB लगा के। अब वही है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लोगों की सिंपैथी साथ थी, लोगों ने मन लगा के दौड़ दौड़ के, पुलिस रोकती रही, लोग रास्ते बदल बदल के आए। राष्ट्रपति जी ने कह दिया था कि 4 बार 5 बार भी जाना पड़े तो जाना, लोगों ने उसको अक्षरशः पालन किया, और बार बार लोग घूम घूम के आए। पुलिस ने एक रास्ते से बंद किया, दूसरे रास्ते से आ गए, दूसरा बंद किया, तीसरे रास्ते से आ गए। वो लोगों ने वोट डालने का मन बना लिया, तो लोगों ने वोट डाला और दिखाया, बताया कि हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी के ही साथ है। चुनाव तो कई जगहों पे हुए थे, लेकिन आप लोगों ने ही बाजी मारी। भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। देखिए, हमारा कानपुर का, चूंकि एक तो भाई कानपुर बड़ा शहर है, शहरी क्षेत्र में दूरियां नहीं है ना, रूरल एरिया में दूरियां हैं, एक गांव दूसरे गांव के बीच डिस्टेंसेज हैं, तो हमारा तो पूरा कॉम्पैक्ट इलाका है, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप गांव से गांव तो दूर कर सकते हैं, हमारा कॉम्पैक्ट इलाका, इसका हमें लगता है कहीं जोग्राफिकल भी फायदा मिला हम लोगों को। और जो सोलंकी फैमिली का अपना असर था, जो इरफान की सिंपैथी थी, उसकी पत्नी ने, नसीम जो हमारी कैंडिडेट थी, उन्होंने मेहनत करी क्षेत्र में, जिस तरह उन्होंने कनेक्ट किया लोगों से, तो वो फील आया कि ये चुनाव एक परिवार का चुनाव हो रहा है, मतलब अपनी फैमिली के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो बाहर नहीं, हम अपनी फैमिली के अंदर ही बात कर रहे हैं, ऐसा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया और उसको निभाया, इसका हम लोग फायदा मिला। बस इतनी वजह रही खाली, और कोई किस तरह से और बता रहे थे कि तमाम लोग जो है वो बंद भी हुए थे आपके? तो लोगों ने झेला ना। हमारे यहाँ ये स्थिति हो गई, कार्यकर्ताओं में जोश था कि जो बंद होके आता था, जेल से छूट के आता था, वो और दुगनी ताकत से लगता था। मतलब लोग डरने की बजाय लोगों ने दुगनी ताकत से लगना शुरू किया। हम लोगों ने नेताओं को अंडरग्राउंड कर दिया, जो भी हमारे नामचीन नेता थे, तो उनको सबको अंडरग्राउंड करके हम लोगों ने नए तरीके से चुनाव लड़ा, पूरा हिडन इलेक्शन लड़ा। मैंने आपको बताया कि इलेक्शन छापामार शैली में लड़ा गया, हिडन इलेक्शन था। थोड़ा इसमें जो और कॉन्स्टिट्यूंसीज में और शीशामऊ में फर्क ये रहा कि भौगोलिक तौर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी छोटे साइज की थी और कॉम्पैक्ट थी, तो आप बहुत अंदर आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते ना, तो उतनी पतली गलियों में कहाँ तक पेनिट्रेट करेंगे आखिर आप। तो इसलिए हम लोग उसका भौगोलिक का फायदा मिला, हमारे कार्यकर्ताओं को जोश था, हम लोग संगठन की ताकत थी, नेता का भरोसा था हम लोगों के ऊपर, तो इस सब मिला करके कंबाइंड रिजल्ट होता। कोई एक घटना नहीं होती चुनाव में, सारी बातों को मिला करके। अच्छा, इस बात को छोटी बात मानते हैं कि नेता ने नसीम सोलंकी फर्स्ट डे से भरोसा किया, हाँ, और हर तरीके से निभाया। लास्ट डे तक शिवपाल जी ने 3 बार आए, शिवपाल जी कितनी कितनी मीटिंग एक दिन में करी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, डिम्पल अभी आई, तो ये भरोसा भी तो बड़ी बात है, नेतृत्व का भरोसा था। उसी को देख करके हमारे कार्यकर्ताओं में जोश जुनून पैदा होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता पैदा होती है, तो उसका लाभ हम लोगों को चुनाव में मिला। आप जब अपना चुनाव लड़ते हैं तो बॉलीवुड स्टार्स आते हैं आपके चुनाव में प्रचार करने के लिए, तो तरीका है, एक तरीका है। कोई किसको किसको बुलाया अभी तक आपने? नहीं, वो 17 वाले इलेक्शन में महिमा चौधरी जी ने रोड शो किया था, अच्छा रोड शो किया था उन्होंने। हालांकि जब रोड शो कर रहे थे तभी उन्होंने हमसे पूछा कि आप तो जीत रहे हैं, तो मैंने कैसे मालूम, तो उन्होंने कहा कि मैं कई रोड शो में जाती हूँ तो मैं नज़रों से बता देती हूँ, आप जीत रहे हैं, आपने हमको बुलाया क्यों है? तो मैंने कहा बुलाया तो यही सोच के था कि आपके आने से कुछ बूस्ट होगा, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। बोले नहीं, आप जीत रहे हैं, तो वो बता के गई थी मुझे। सेकंड इलेक्शन में अमीषा पटेल जी आई थी, तो कुछ मीटिंग कर गई थी। अब ये कुछ वैसा नहीं तो है। बॉलीवुड भी कनेक्शन है आपका? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, तो सब इलेक्शन में हो जाता है। कुछ सहयोगी मित्र होते हैं जो अपने तरीके से सहयोग करते हैं, कोई सहयोगी मित्र, हर कोई अपना सहयोग करना चाहता है ना चुनाव में, तो कोई सहयोगी कोई मित्र सहयोग कर देता है। ऐसे कोई इसका चुनाव जीतने हारने का इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, यही कार्यकर्ताओं का कुछ मनोबल बढ़ता है, कुछ जुड़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, यही है। नहीं, तो चुनाव में जब ये बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं तो कहते हैं लोग कि अमिताभ वाजपेयी के पास पैसा बहुत है, इसलिए वो बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं पैसे के दम पे। पता नहीं कौन कितना पैसा लेता है, पैसा कितना है ये तो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में भी है, कई बार जांचें हो चुकी हैं, और हमारे एफिडेविट में भी है। तो कोई छुपा तो है नहीं, जो है एफिडेविट में लिखा है, अगर कोई उसको झुटला देगा तो वो मान लेंगे, लेकिन एफिडेविट में लिखा है पैसा कितना है।
भाई हमारी तनख्वाह कितनी आती है, हमारी इनकम, सब तो खुला है ना, छुपा गया है। मित्र हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, सहयोग कर देते हैं, कोई किसी से मिलवा देता है। आप भी हमारे मित्र हैं, सहयोग कर ही देते हैं कुछ मानसिक। भाई आपको अच्छी खबर चला देंगे, मित्र होंगे अच्छी खबर चला देंगे, आप मित्र नहीं होंगे बुरी खबर चला देंगे। तो ये तो अपना एक दूसरे का सहयोग और व्यवहार है। पैसा सब कुछ नहीं होता, चुनाव पैसे से जीता जाता हो, सारे पूंजीपति चुनाव जीत गए होते। एक सवाल ये था कि अखिलेश यादव और आपकी पार्टी जो है वो पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की। आप लोगों को बुरा नहीं लगता है कि अगड़ों का नाम नहीं लिया जाता? नहीं, वो तो ए में तो बहुत लोग हैं, ए में तो आधी आबादी भी है, ए में तो अगड़े भी हैं। और पीडीए को जब हम लोग देखिए पीडीए में क्या है, देखिए आज वो अत्याचार, अगर आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है तो किसका हो रहा है? पिछड़ों का, दलितों का। अभी मंदिर तक धो देते हैं, बताइए। अभी मंदिर धोने की परंपरा चल रही है, बताइए, मंदिर धो देते हैं। अभी तो उन्होंने अपने ही नेता के से मंदिर धो दिया, उनके विधायक ने, उन्हीं के नेता गए थे तो उन्होंने मंदिर धो दिया। तो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। पीड़ित, दुखी और अपमानित जो हो, पीडीए में जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो सारा ही पीडीए में, चाहे किसी जात धर्म बिरादरी का हो। तो जहां अत्याचार हो रहा होगा उसी को जोड़ना है ना, तो उसको हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, भरोसा भी है, जो लोग परेशान होते हैं वो किसी जात के हों, वो जाते कहाँ हैं? फिर सरकार के पास जाते हैं। जब सरकार के लोगों से उनको मदद नहीं मिलती तब कहाँ जाते हैं वो? तो समाजवादी पार्टी के लोगों के पास आते हैं। तो इसलिए हम लोग उनकी उम्मीद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी उम्मीद हैं, जो लोग भी पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं, तो उनकी मदद करते हैं वो। इसलिए पीडीए का एक बड़ा दायरा है, पीडीए छोटा दायरा नहीं है, पीडीए एक बड़ा दायरा है। अच्छा, बताया तो यही जाता है कि साहब वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हमारे यहाँ कानपुर, मैं पूरे प्रदेश की बात ना भी करूं क्योंकि प्रदेश के तो आंकड़े आपके पास ज्यादा हैं। मेरे कानपुर में मेरी जानकारी में है, एक गुप्ता फैमिली का मर्डर हुआ था, उसका वहाँ गोरखपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मदद करी थी, मौके पर आए थे, उसने गुहार लगाई थी महिला ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौके पर आए थे, उसकी मदद करी थी, उसकी नौकरी मिली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से। कानपुर देहात में मड़ौली में जब बुलोरे चला था एक ब्राह्मण फैमिली पर, वहाँ पे जब हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौके पर गए थे, उन्होंने उसकी आर्थिक मदद करी थी। जब कानपुर देहात में बलवंत सिंह की कस्टोडियल डेथ हुई थी, ठाकुर थे, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौके पर गए थे, उन्होंने उसकी आर्थिक मदद करी थी। तो मैंने आपको तीनों बिरादरी बता दी जो हमारे जिले में और भी हैं। मतलब मेरे पास एक दीक्षित फैमिली है, उसने आग लगा के सुसाइड कर लिया था, फैमिली परेशान, तो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आर्थिक मदद करी थी। मैं अगर लिस्ट बनाऊंगा तो मेरे अपने जिले में बहुत बड़ी लिस्ट है जिसका उन्होंने जात धर्म के बंधन के बगैर सीधी मदद करी है। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, जो सीधी मदद वो कर रहे हैं। तो जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, वो सारे लोग पीडीए का हिस्सा हैं, जातियां हिस्सा नहीं। ये अलग बात है कि ज्यादा अत्याचार जिस पर हो रहा है तो वो ज्यादा बड़ी संख्या में आएंगे, लेकिन सभी लोग जो परेशान है सरकार, सब लोग पीडीए के अंतर्गत आएंगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं आप? 27 में? हाँ, यूपी में। ये तो किसी पल गिर सकती है, बैसाखियों पर टिकी भारतीय जनता पार्टी। अभी एक वक्फ बिल संशोधन विधेयक आया तो आपने देखा कि बहुत सारे चेहरे नेकेड हो गए। तो जो नेकेड हुए वो कभी भी रोल बदल सकते हैं, वो आज रोल बदल ले कल खत्म है। नहीं, केंद्र की बात नहीं, हम तो विधानसभा वहीं से, यहाँ ये कहाँ से आई? तो वहीं से आए ना भाई, जो मैनेजमेंट है वो तो वहीं से है। जब मूल चला जाएगा तो ये भी चला जाएगा। यहाँ तो उनकी बहुमत की सरकार है, आप कह रहे हैं चली जाएगी। बहुमत में 100 से ऊपर तो हमारे आदमी होंगे। कौन है बहुमत में? बीजेपी में आप लिस्ट देखिए ना, आप लिस्ट देखिए, ओरिजिन देखिए, नेताओं का ओरिजिन देखिए, लिस्ट देखिए। तो क्या पता कौन कब तक। ये तो बैसाखी भी टिकी है, नफरत का एजेंडा है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है सिवा नफरत के। और बैसाखी टिकी सरकार न जाने कब, किसी भी दिन यूपी सरकार गिर सकती है। हम कह रहे जब केंद्र गिर सकती है तो यूपी क्या चीज है? झगड़ा तो उनका चल रहा, झगड़ा हमारा थोड़ी ना है। हमारा झगड़ा जो है सो ही, उनका झगड़ा भी तो है। झगड़ा तो उनका भी है ना। तो उनका झगड़े में पता नहीं क्या फैसला निकला है। उन्हीं के लोग आते हैं, कई बार उनके डिप्टी सीएम जाने कहाँ कहाँ भागा करते हैं। एक जन दिल्ली जाता है, दूसरा पहुंच जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा पहुंच जाता है, जाने क्या हुआ करता है, तो वो जाने। पर हम कह रहे हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ भी संभव है। राजनीति है, राजनीति तो संभावनाओं से भरी रहती है। राजनीति में संभावना रहनी चाहिए, राजनीति में उम्मीदें रहनी चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, बहुत मारा पुलिस ने उनको। बता रहे हैं कुर्ता फटा पहन रहे हैं, 22-25 दिन हो गए अभी बदला नहीं कुर्ता। स्टूडियो भी आए थे यहीं जहाँ आप बैठे यहीं पे, उन्होंने दिखाया फटा कुर्ता। चलो कुर्ता फटा दिखाई पड़ रहा है, कुर्ता फटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे उनसे सिंपैथी तो हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक बार मुझे याद है, पिछला सेशन था 17 से 22 वाले में, भी विधायक थे ये। इन्होंने हाउस में कहा कि मेरे पिता के साथ एसपी ने बदतमीजी करी, एसपी मेरे पिताजी को थाने ले गया, थाने में रात भर बैठाया मेरे पिताजी को। तो सारे विधायक इस बात को लेकर आक्रोशित हो गए, दल के बंधन के अलावा, और सबने कहा ये गलत हुआ है।
तो इन्होंने डिमांड करी, सारे विधायकों ने, लगभग 200-250 विधायकों ने इनके पक्ष में विधानसभा में धरना दिया। सेशन खत्म होने के बाद धरना चलता रहा, और वो भाई साहब पलट गए, जिनके लिए धरना हुआ वो पलट गए। उसके बाद अक्सर आप विधानसभा में उनको देखेंगे कि सरकार की चापलूसी करते हुए पाए जाएंगे। तो भाई या चापलूसी कर लो या विरोध कर लो। जब पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से होएगा? जब आप नफरत बोएंगे तो कभी ना कोई शिकार नफरत का आप भी होंगे। नंदकिशोर गुर्जर ने आपका जो ये बयान था उसको लेकर यहाँ पे कहा कि अमिताभ वाजपेयी अगर हमारे इतने बड़े वेल विशर हैं, तो अपनी पार्टी के प्रति इतने लॉयल हैं, तो हमारा समर्थन क्यों करने को तैयार हो गए थे, मुझको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए कौन थे। मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहता है? कह रहे थे कि पिछली बार धरना दिया था, सारे विधायक हमारे साथ थे, कह रहे थे हम शपथ लेने जाने वाले थे। अरे तो फिर उनको फिर इसका मानसिक इलाज कराना चाहिए अपना। हाँ? किसी अच्छे डॉक्टर दिखा लेना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर दिखा लें। ऐसी चीज़ों का भी इलाज संभव है, ऐसा नहीं है, हो जाता है इलाज। बीमारियां कठिन है पर इतनी कठिन भी नहीं, इलाज हो जाता है। तो उनका इलाज अभी उन्हीं की पार्टी कर रही है। इनके हाथ में है क्या? बंधुआ मजदूर जैसे तो हैं, एक कप्तान झेल नहीं पा रहे आप। कितनी घटनाएं ऐसी हुई जब विधायकों के साथ थानों में अभद्रता हुई। राकेश सिंह ने कितनी मारपीट करी थाने में जाकर के। हाँ। एक विधायक कौन आगरा के थे, इनका थाने में बदतमीजी हुई। अभी एक विधायक चाय को लेकर लड़ रहे थे कि वीडियो ने चाय नहीं पिलाई। तो कितनी जगह उन्हीं के विधायक सांसद में जूतम पजार हो जाती है। तो ये जो बंधुआ मजदूरी जैसी कर रहे हैं, जो खुल के बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ, वो क्यों फिर इतना कर रहे हैं? अगर भाई हमने तो ये कहा था कि अगर पार्टी अच्छी नहीं लग रही तो पार्टी छोड़ दें। तो हमसे जब मीडिया के साथी ने पूछा कि आप उनको लेंगे, तो हमने कि लेना विचारधारा पर आधारित है। अगर उनकी मानसिकता सेकुलर होगी तो हम लोग विचार करेंगे, अगर सेकुलर नहीं है तो हम लोग विचार नहीं कर सकते इस विषय पर। तो उनको मुख्यमंत्री बनाने कौन जा रहा था? अभी इतने बड़े समाजवादी पार्टी के नहीं आए कि उनको ऐसे लोगों के बारे में विचार भी करना पड़े। आपने बड़े आंदोलन किए और छोटे छोटे भी आंदोलन अकेले धरने पे बैठ जाते हैं। उन्नाव की घटना क्या रही, उसके पीछे क्या लॉजिक था, और एक जगह दंडवत हुए थे आप, वो क्या मामला रहा? दंडवत वाला तो कानपुर का इशू था, क्योंकि वो इशू रामनवमी से और ईद से जुड़ा हुआ था, त्योहारों से जुड़ा हुआ इशू था। उसे पुलिस ने मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर। जैसे मैं कोई आंदोलन कर रहा हूँ, माने शांतिपूर्ण, मैं इस बात का बहुत लिहाज करता हूँ कि आंदोलन मेरा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण, भाषा का संयम होना चाहिए। मेरा चेहरा आक्रामक हो सकता है, मेरे भाषा आक्रामक हो सकती है, पर शब्दों का चयन भद्दा नहीं होना, जिस बात का मैं ख्याल करता हूँ। और मेरे एक्शन से कोई कानून नहीं टूटना चाहिए। मान लिया मैं जमीन बैठ के धरना दे रहा हूँ, इसमें कानून नहीं टूटता ना, तो गांधी जी बताया रास्ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आंदोलन, धरना शांतिपूर्ण हो, और गांधी जी ने जो तौर तरीके बताए उसी को देख के हम लोग प्रेरित होते हैं। तो मैंने धरना दिया, 4 दिन 5 दिन बाद मुकदमा लिख देते हैं डराने के लिए। ऐसा भी कई बार इस सरकार में कम से कम 4 या 5 मौकों पर ऐसा हो चुका है जब मुकदमे लिखे गए खाली आपको डराने के लिए। तो आप डराते हो तो हम भी डरा देते हैं। आप मुझे डराते हो मुकदमों की धाराओं से, तो हम आपको डराते हैं अपनी ताकत से। तो मैं क्या करूँ? अब चूंकि आप कहेंगे मैं फिर भीड़ लेके जाऊँगा तो आप एक और मुकदमा लिखेंगे, तो मैं भीड़ लेके नहीं जाता, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं दंडवत करता हुआ आ जाऊँगा। भाई आप पुलिस हैं, आप डंडे के दम जाना चाहते हैं तो मैं दंडवत करता ही आ जाऊँगा। तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आमतौर पे। नहीं तो फिर हुआ क्या उसमें जब आप दंडवत करते हुए गए? तो आपने देखे होंगे वीडियो वो। देखिए, लोकतंत्र तो है ही ना। आप लोकतंत्र को मान नहीं रहे, लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं करे, पर लोकतंत्र तो है ही ना। डेमोक्रेसी की अपनी जो पावर है वो तो है ही ना। आप कितनी दूर इग्नोर करोगे डेमोक्रेसी को? डेमोक्रेटिक पावर्स है, जब पब्लिक की वॉइस आपके पक्ष में बन जाती है किसी इशू को, जब हम लोग अगर जिसे आप इस तरह से तो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसको, कोई यही कहेगा ड्रामेबाज है। जब कोई हमें बुरा बोलेगा तो कहेगा ड्रामेबाज है। तो मैं उसको कहता हूँ ये ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इशू है। कोई इशू को मैं सीधा सीधा कहूँगा तो होता आप उसको नोटिस ना कर पाओ, पर जब मैं उसको पूरे प्रेजेंटेशन के साथ में कहूँगा तो आप उसको नोटिस कर लोगे। तो ये ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इशू जब होता है तो पब्लिक में वो पेनिट्रेट करता है, गहरे तक जाता है। जब गहरे जाता है, पब्लिक की नॉइस खड़ी होती है, जब आगे फेवर में आ जाती है, तो फिर प्रशासन भी कहीं ना कहीं बैकफुट हो जाता है। उन्नाव की क्या घटना थी? उन्नाव का जो आंदोलन जो हुआ था आपका, कानपुर में हुआ था, उसमें हम लोग गिरफ्तारियां हुई थी जेल में। गिरफ्तारी तो कितनी हो चुकी, हमें लगता है इन्हीं 8 साल में जो बीजेपी की सरकार स्टेट में, हमें लगता है 100-125 गिरफ्तारी होंगी हमारी, 25-30 बार नजरबंदी घर पे हुई होगी। ये तो अब असंख्य है घटनाएं। ऐसे तो कई बार, एक बार स्विमिंग पूल पे मैं 4.5 घंटे पानी के अंदर बना रहा। कितने देर? 4.5 घंटे पानी के अंदर रहा। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं टायर लेके पानी के अंदर बना रहा। एक बार मैं 13 दिन टंकी बैठा रहा। मैं कोविड के बाद एक टंकी पे को लेकर धरना था, मैं 13 दिन, मुझसे एडीएम ने कहा था आप 2 घंटे में उठ जाएंगे, मैं आ जाऊंगा ज्ञापन लेने। हम करना टंकी चालू होने के बाद ही उठेंगे। मैं 13 दिन बैठा रहा और टंकी चालू हुई तब मैं उठा। 13 दिन कंटिन्यूस में रहा वहाँ पर, तो वहीं बना रहा मैं टंकी पे, वहीं नहाया धोया, वहीं खाना खाया, सब कुछ वहीं करता रहा। मैं 2-3 बार तो 24 घंटे का धरना दे चुका हूँ। एक बार बोट लेकर के एक बार बोट बना के मैं प्रेजेंट कराया था नगर आयुक्त को।
जल भराव अगले साल फिर हुआ तो मैंने बोट गाड़ी के ऊपर रख कर मैं शहर घुमाया था। तो ये इश्यूज को मैं कोशिश करता हूँ, मतलब ऐसे अनेक तरीके हैं। कई बार लोगों ने कहा क्या कोई कंपनी हायर करते हो, कौन देता है आइडिया पर जो हम लोग राजनीति करते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम उसी इशू को सोचते हैं तो वही आइडिया आते हैं। मतलब हमें तो सैकड़ों तरीके हैं जो हमने आंदोलन किए हैं, जिसको मैं खुद कह रहा हूँ कि दैट इज ऑल अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इश्यूज। मैं इशू को कैसे पेनिट्रेट करूँ, कैसे लोगों के बीच पहुँचे, कैसे शासन प्रशासन तक पहुँचे, इसके तरीके निकालता हूँ और ऐसे तरीके कई बार असरदार साबित होते हैं। चलिए, ये तो पॉलिटिक्स की बात रही, आपके आंदोलन की बात रही, तमाम चीज़ें आप रही। भोजन में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कोई चॉइस नहीं है, सादा खाना खाते हैं और कुछ भी खा लेते हैं। कैसे? कुछ भी, मैं सब कुछ खाता हूँ। करेला के लिए सब्जी नहीं खाता था मैं और इस बीच मैंने वो भी खा लिया। तो कोई भोजन में मेरी शाकाहारी हूँ, पूर्णतः शाकाहारी हूँ मैं परिवार से ही। तो कोई चीज़ मुझे नापसंद नहीं है। मतलब आज तक कभी मुझसे किसी ने पूछा नहीं खाने में क्या खाओगे, मैंने कहीं बताया भी नहीं खाने में क्या खाऊंगा। जो दे दिया मैंने खा लिया। कोशिश करते सादा खाएं, दाल, सादी सब्जियां। दाल मुझे पसंद है, दाल कोई हो, मैं केवल दाल से भोजन कर सकता हूँ। दाल, मुझे कोई चीज़ सब्जी ना हो, रोटी ना हो, कुछ ना हो, मुझे केवल दाल से मैं भोजन कर सकता हूँ। मेरी पूरी डाइट दाल हो सकती है। मुझे दाल पसंद है, किसी भी तरह की दाल हो मुझे पसंद है। नहीं तो दालों में भी तो वैरायटी है। कुछ नहीं, मेरा कोई चॉइस नहीं है। तो खाने के मामले में नमक कम है, नमक ज़्यादा है, ये कोई मिर्चा कम है, मिर्चा ज़्यादा, मेरी कोई चॉइस नहीं है। मुझे जो मिला था मैं खा लेता हूँ। ये अंगूठियाँ बहुत सारी पहनी हुई हैं आपने, दिखाइए जरा सा, ये जूम करके दिखाओ। ये अंगूठियाँ, एक नीली है, एक ये, मुझे तो लग रहा है अलग अलग तरह की है। ये काफ़ी नग जो है वो महंगे लग रहे हैं। अब महंगे की तो कीमत आकलन करना पड़ेगा आपको। हाँ, इसमें कौन कौन सा नग है जो पहने हुए हैं? मैं बहुत नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन ये शायद पुखराज है, ये माणिक है और ये पन्ना है। अब मुझे कभी किसी जोशी ने बताया होगा, कई जोशी, पहले बहुत जोशी ऊपर जाते हैं, अब तो कम जाते हैं। तो बताओ, जिसकी राय जैसी रही मान ली होगी तब की तब। और 10 साल से पहन रहे हैं, आज से नहीं पहन रहे, 10 साल पहले की हैं और ये पहन रहे हैं। पता नहीं क्या असर होता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो होता ही होगा। इतने लोग पहनते हैं, कुछ तो होता होगा। अरे आपको हुआ कि नहीं ये असर, आप महसूस करते हैं कि नहीं 10 साल में? 10 साल से तो ज़्यादा से पहन होते, ये हम 10 साल ज़्यादा से पहन रहे होंगे। देखिए, असर ऐसा महसूस करते हैं, आप ये मानो, मैं जब मैंने आपसे कहा कि साधारण परिवार का आदमी हूँ, मेरे फादर मदर सर्विस में थे, मैं राजनीति में आया हूँ, एमएलए हो गया हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ, मेरी फैमिली का सेटअप चेंज हो गया है। तो कुछ तो ईश्वर कृपा रही है। अब ईश्वर कृपा मेरे पूर्वजों के प्रताप से रही, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से रही, मेरी मेहनत से रही, मेरी किस्मत से रही, कि अंगूठियों से रही, तो कोई नहीं जानता। बट मिक्स ऑफ ऑल, मुझसे एक जोशी ने एक अच्छी बात कही। उसने कहा ठीक है, आप बहुत विश्वास किसी चीज़ पे करिए मत करिए, लेकिन कंसल्टेशन तो ले सकते हैं ना। जैसे हम वकील के पास गए, हम डॉक्टर के पास गए, तो वैसे हमने एक राय ले ली। एस्ट्रोलॉजिकल भी एक राय होती है, तो राय ले ली। एस्ट्रोलॉजिकल राय भी एक राय है, और राय को अच्छी लगे तो आप पालन करिए, अच्छी ना लगे पालन मत करिए। पर राय ली और कभी राय किसी की मान ली। अगर सब ठीक चल रहा है, ये मान लो सरकार में हम नहीं हैं, अब पता नहीं कौन सी अंगूठी पहनने सरकार आती हो, मुझे नहीं पता, मैंने किसी जोशी से पूछा भी नहीं। पर कर्तव्य पथ पे अगर हम हैं और लोग इज्जत दे रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, तो इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। अमिताभ वाजपेयी की घड़ी के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं ना भाई? हाँ। इसकी भी चर्चा नहीं होती होगी? हाँ, होती है चर्चा, कहते हैं कि काफी जो है वो। नहीं भाई, ये तो आप देख लो। ये कौन है भाई? किसी मित्र ने हमको बर्थडे पे गिफ्ट करी थी और मैंने कहा 20 साल घड़ी नहीं पहनी, अब पहनते हैं। नहीं, उसने गिफ्ट करी एक साथी ने। कब से पहनने लगे घड़ी? 3-4 साल से। कोई परमानेंट नहीं पहनते, 3-4 साल से पहन रहे हैं केवल। अच्छा। घड़ी हमने कॉलेज में, मुझे याद है कॉलेज के समय मेरे पास घड़ी थी, और एक बार किसी छात्र संघ के चुनाव के जुलूस में मेरी घड़ी मेरे हाथ से निकल गई। फिर मैंने कभी घड़ी पहनी नहीं, मैंने पर्स नहीं रखा कभी। एक पर्स नैनी की रैली में, नैनी माने 97-98 में कभी नेताजी की रैली नैनी में, तब मेरा पर्स निकल गया था, मैंने पर्स नहीं रखा कभी, मैंने घड़ी नहीं पहनी कभी। कितना पैसा गया था उसमें? उस समय पैसा कितना रहा होगा, 97-98 की बात है, कोई क्या पैसा रहा होगा। तो वो तो मैंने कभी पहना ही नहीं। घड़ी भी एक बर्थडे पे 3-4 साल पहले, वाली कोविड से पहले होगा, एक साथी मुझे एक घड़ी गिफ्ट कर गया था। तो पहले उसने, मैंने पहने नहीं, मैं पहनता नहीं हूँ भाई, और मुझे पहनने में खुजली सी होने लगती थी, एलर्जी होती थी, पहनता नहीं था तो खुजली। उसने भैया पहनो अच्छा लगेगा, तो उसने कहा, मैंने पहन ली। 4-6 दिन पहनी तो खुजली होने लगी। कितनी घड़ियां हैं आपके पास? एक ही है बस। अभी देखिए, आप मैं किसी फोटो में देख लो, 2-4-5 साल की फोटो जब से भी देखा होगा, अभी तो एक ही है। वो मैंने कभी वो स्विमिंग पूल में गया, मैं पानी में गया, तब भी पहने रहा, कि उसने कहा था वाटर प्रूफ है। मैं सोचता हूँ खराब हो जाए तो हटा दूँ, तो खराब हो नहीं रही, चल रही है, समय सही चल रहा है तो चल रहा है। घड़ी मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा कोई ड्रेसिंग या कोई चीज़, मेरा कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं है, मैं कैसे भी। अच्छा, जूते कौन सी कंपनी के पसंद करते हैं आप?
जो कोई गिफ्ट कर दे। मतलब खरीद के नहीं पहनते आप? आप विश्वास नहीं मानेंगे, कुर्ता पजामा भी मैंने लंबे समय से कभी खरीदा नहीं है। हमारे कुछ मित्र साथी ऐसे हैं, मतलब हमारी टीम के ही लोग हैं हमारे, वो गिफ्ट तो एक टेलर के यहाँ 2-3 जगह नाप रखी है, वो सिला के दे जाते हैं। तो कोई अब 2 जोड़ी दे गया, कोई 3 जोड़ी दे गया, कोई किसी मेरे, इसलिए आप हर कुर्ते की नाप अलग देखेंगे, हर कुर्ते की डिजाइन अलग देखेंगे, क्योंकि कोई एक है ही नहीं, जिसने सिला दिया उसकी चॉइस का है, मेरी कोई चॉइस नहीं है। तो कपड़े और जूते, घड़ी, मेरा कोई हॉबी पूरा गिफ्टेड आइटम है मेरा कोई हॉबी नहीं है। मेरे साथी कार्यकर्ता जो मेरे ही साथी हैं, जो बच्चे हैं अपने, जो टीम में हैं, वही लड़के कुछ कर दिए, उन्हीं में कोई खुश हो गया, बोले भैया ऐसे कर लो, वो अपनी खुशी से करते हैं ना, कोई काम कर लिया, मान ली। मेरा सस्ता मेरा मोबाइल भी, आप कोई ऐसा फोन नहीं पाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कोई लगे कि लैविश है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई गाड़ी भी ऐसी नहीं, कोई, हम लोग देखिए साधारण परिवार के, हमारी सोच साधारण ही है, कोई शौक भी नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, कोई ऐसा शौक नहीं है हमको कि ऐसा हो तो ऐसा, कुछ शौक नहीं है। आपने कहा तो मैं घड़ी पे ध्यान दूंगा, लेकिन आपकी बार तनख्वाह आएगी तो कोई अच्छी घड़ी खरीद लूंगा, कोई आपकी चॉइस क्यों बताना, तो मैं वो खरीद लूंगा। कुर्ता पैजामा के अलावा भी आप कोई पैंट शर्ट भी पहनते हैं? हम सब पहनते हैं। अच्छा, सब पहनते, जो मन में आ गया, कुछ भी, गर्मी है टी शर्ट पहन लेते हैं, शर्ट पैंट भी पहन लेते हैं, कोई, मतलब मैंने कहा ना, मेरी कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, मैंने कोई चीज का नियम नहीं बना रखा, नहीं किसी ने जैसे कोई कलर को पर्टिकुलर बना लेता है, कोई कि दुपट्टा डाले रहता है, कोई परमानेंट, मेरी कोई स्टाइल नहीं भैया, मैं जैसा मेरे मन में आ गया, जैसा किसी ने कह दिया मान लिया। अच्छा, फटाफट सवाल पूछ लेते हैं, एक शब्द में जवाब दे दीजिएगा आप। बेहतरीन नेता आप किसको मानते हैं, मायावती या अखिलेश यादव? अब इसमें तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो उसमें तो क्वेश्चन ही गलत है। आपको आंसर पता है इसका? आपको तो आंसर पता है? फिर भी बता दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, जिनकी वजह से हम लोग आज राजनीति में हैं, हमारे अखिलेश यादव जी। प्रदेश का सबसे अच्छा सीएम अब तक का? सेम, उनसे ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उनसे ज़्यादा किसी ने डेवलपमेंट नहीं किया। हालांकि नेताजी का उसके पीछे बैकग्राउंड था, पर जो जिस जगह पर ले गए वो सबसे ज़्यादा अखिलेश जी। मायावती और चंद्रशेखर में दलितों का नेता आप किसे मानते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं है। आज की तारीख में कौन है? जिसको दलित मानेगा उसको मानेंगे ना। दलित किसको मान रहा है? वो तो आज हम लोग, ये लोकसभा का रिजल्ट कैसे आया, तो हम लोग साथ खड़े थे ना लोग, आज अभी लोग हैं। अच्छा, प्रदेश में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? जब हम किसी को नहीं मानते नेता तो कैसे होगा? हम जिसको नेता मानते हैं वही है। ब्राह्मणों का कोई नेता? हमारा नेता कौन है? हमारा नेता कौन है? मैंने कहा मेरा नेता अखिलेश यादव है। जब मेरा नेता अखिलेश यादव तो बाकी फिर नहीं, तो ब्राह्मण नेता तो कोई होगा। ब्राह्मण लीडर पोजीशन किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने, वही है। अच्छा, बीजेपी से अगर कभी ऑफर आए तो जाएंगे? नहीं, अब क्या, तो बीत गया समय उनका, 11 साल उनके केंद्र के हो गए, 8 साल उनके यहाँ के हो गए, अब क्या उन्हें बचा क्या है? अब तो उतरती हुई है ना जाने कब उतर जाए। आप से एक सवाल और था कि जो ये मंदिर धोए जाते हैं, जब दलित जाते हैं या पिछड़ी जात का आदमी जाता है, तो इसका विरोध आप करते हैं ब्राह्मण होने के नाते? अभी तो मैंने शीशा मोम झेला ही है मैंने इसको। शीशा मोम में हमारी कैंडिडेट चली गई थी मंदिर, तो उन्होंने यही वाली बदतमीजी करी थी। पर आप विश्वास मानो, शीशा मोम जीतने पीछे ये भी एक बड़ा कारण था। लोगों के अंदर सीधा बाव आया कि देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो जस्टिफाइड लोग हैं, बहुत लोग ऐसे न्यूट्रल लोग हैं, हर कोई बटा नहीं है। तो न्यूट्रल लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है। जो भाई झगड़ा इसी बात पे शुरू हुआ था ना, ये सारा जो पिछला इतिहास बताया था यही तो बताया जाता है, अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए। आप क्या मतलब है कौन मंदिर आया, आप कौन होते कॉपी चेक करने वाले किसी की? तो वो जो हुआ, तो उसके हम लोग खिलाफ है ऐसी घटनाओं के, और शीशा मोड़ चुनाव में भी ऐसी घटना उन्होंने करी, इसका हम लोगों को भारी लाभ मिला था। तो ये गलत है, आप ही मानते हैं ब्राह्मण होने के नाते कि मंदिर धोया जाता है, गलत है? बिल्कुल गलत है। नहीं, तो बिल्कुल शुद्ध तमाम लोग तो समर्थन करते हैं। ठेकेदार जो करते हो, हम नहीं करते। कौन ठेकेदार है किस बात का? भगवान को ठेकेदार हो सकता है क्या? ईश्वर अलग अलग है क्या? क्या ईश्वर सबका अलग अलग है क्या? ईश्वर के, आपका ईश्वर, आप सिर्फ आप नकली हैं, आपका अमिताभ बच्चन, ईश्वर अलग अलग है कि एक है? अगर ईश्वर एक है तो सब सिस्टम एक होना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपको यकीन है? उम्मीद तो दुनिया कायम है। हम लोग एफर्ट कर रहे हैं और हम लोग अपने कुनबे को बढ़ाएंगे। और लोग, देखिए, लोग अभी बात करते हैं, मतलब जैसे मान लिया हम कहीं गए तो लोग कहते हैं इस तरह से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग की सरकार आ रही है। हालांकि ऐसा 22 में भी था और बहुत अच्छा माहौल था। अब कुछ कमियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ मुकद्दर मान लो, लेकिन माहौल अच्छा, जो भी इनके खिलाफ होगा वो हमारे साथ खड़ा होगा। जी, आजकल बवाल चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? करनी सेना और ये सब तो ये डूबते हुए सितारे हैं सब।
जब वो परेशान होते हैं, किसी को मालूम होता है कि अंत समय निकट है, तो वो दिया बुझने के पहले लपलपाता है ना, बहुत कस के एक बार जलता है, तो वैसे जल रहा है, सब कुछ नहीं है। ये समाज में जो जातियों के आधार पे, जो पहले धर्म के आधार विभाजन कर रहे थे, अब वो जातियों के आधार विभाजन करके रेखा खींचना चाहते हैं। पर मैंने आपसे थोड़े पहले कहा कि न्यूट्रल लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिंतन करते हैं क्या उचित क्या अनुचित, वो सारे लोग इनके खिलाफ हैं। लोग पसंद नहीं करते हर समय नफरत की बात, हर बात घूम के हिंदू मुस्लिम पे जाएगी, हर बात घूम फिर के जातियों पे जाएगी, हर बात का अंत ऐसे ही होगा क्या? तो लोग, बहुत लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और अच्छे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो पसंद नहीं कर रहे हैं वो सारे लोग इनको हराने में अपना योगदान देंगे। वक्फ आंदोलन को, ये वक्फ बिल को कैसे देखते हैं? तो वो तो जान के लाया गया ना, तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है आपका। अमेरिका के टैरिफ से ध्यान भटका रहे हैं, चीन के ज़मीन पे कब्जे से ध्यान भटकाने का है। और जितने अच्छा, मुसलमानों के शुभचिंतक आप क्यों हैं भाई? आप हिंदुओं के शुभचिंतक थे अभी तक, तो मुसलमानों के शुभचिंतक आप क्यों हो रहे हैं? जिसके हैं उसके रहिए ना। तो इनके लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप क्यों ला रहे हो। हम लोग तो पूछ ही रहे हैं, पर उनके लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों ला रहे हो ये बिल। तो ये बिल इनके लिए आत्मघाती साबित होगा। ये होता ताबूत की आखिरी कील साबित हो जाए, क्योंकि वो अपने वोटर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे ना। सालार गाजी और औरंगजेब, कोई मतलब नहीं। इतिहास सबक लेके आगे बढ़ने के लिए होता है। इतिहास पे बहस नहीं करनी चाहिए। इतिहास जिसने जो लिखा, जिसने जो समझा, इतिहास को पढ़िए, इतिहास से सबक लीजिए। जो गलतियां इतिहास में उनको मत करिए और आगे बढ़ने की उन्नति के रास्ते की तरफ देखना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने अमिताभ वाजपेयी जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और सार्थक चर्चा हुई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश की चल रही है और 2027 में किसकी सरकार बनेगी।